आज इस लेक्चर में हम 5 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर के बीच हुई महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करेंगे, जिस पर हमारा फोकस होगा मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स पर। ये जो लेक्चर है ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी की, एमपीएसआई की, पीईबी की, पटवारी की, कांस्टेबल की और जेल प्रहरी की, और इसी के साथ अन्य एग्ज़ाम जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे नेशनल मेडिकल कमीशन को, पिनाक सिस्टम के बारे में जानेंगे और जानेंगे मध्य प्रदेश में उपचुनाव को। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक थूल आप सभी का द थूल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से। यहाँ हम साप्ताहिक करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारा फोकस होता है मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहली खबर की तरफ। पहली जो खबर है वो मध्य प्रदेश में उप निर्वाचन संबंधी कार्यक्रम की घोषणा से है, यानी कि मध्य प्रदेश में जो है वो उपचुनाव घोषित कर दिए गए हैं। 28 विधानसभा क्षेत्रों में ये उपचुनाव होने हैं। नामांकन की जो अंतिम तिथि है वो 16 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इसी के साथ 9,361 मतदान केंद्रों में 3 नवंबर को मतदान होंगे और 10 नवंबर को मतगणना की जाएगी। ये जानकारी दी है श्रीमती वीरा राणा ने, जिन्हें इस उपचुनाव का निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। और इसी उपचुनाव की घोषणा के साथ मध्य प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। आदर्श आचार संहिता क्या होती है, इसको हमने हमारा जो पॉलिटी वाला सेक्शन था, राज्य व्यवस्था वाला जो हमने क्लास ली थी, तो उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था, उसको समझा था। एक बार यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। आदर्श आचार संहिता की अगर बात करें तो ये एक तरह से एक प्रोटोकॉल है, एक सिस्टम है, एक नियमावली है, जिसे सभी राजनीतिक पार्टी या सभी उन उम्मीदवारों को फॉलो करना होता है, मानना होता है जो चुनाव में भाग ले रहे हैं। ये निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसे इसलिए बनाया जाता है कि जितने भी उम्मीदवार हैं उनके लिए एक जैसा माहौल तैयार किया जा सके। या ऐसा ना हो कि कोई पार्टी या कोई उम्मीदवार जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा पैसा खर्च करके, ज़्यादा चुनाव पे खर्च करके जीत जाए, और जो गरीब उम्मीदवार है या जिसके पास इतनी क्षमता नहीं है पैसे खर्च करने की, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से हार जाए कि उसने चुनाव में पैसा खर्च नहीं किया। तो इस आदर्श आचार संहिता के तहत सारी लिमिट्स बनाई जाती है कि कौन कितना खर्च करेगा, किस प्रकार से खर्च करेगा, चुनाव प्रचार कब होंगे, कब रोक दिए जाएंगे। ये पूरा सारा एक सिस्टम होता है जिसको हर पार्टी को, हर उम्मीदवार को फॉलो करना होता है, मानना पड़ता है। इसी के साथ जो पार्टी पावर में होती है, जो राजनीतिक दल उस समय सत्ता में होता है, उस पर भी ये लागू हो जाता है। तो इस वजह से जो दल सत्ता पे होता है या जो सरकार में होता है, वो कोई ऐसी घोषणाएं नहीं कर पाता है जो उसको चुनाव में लाभ पहुंचाए। इस वजह से जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई और आदर्श आचार संहिता लग गई, तो बहुत सारे जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं, जो सरकार के न्यूज़ वगैरह आती है, जिसको हम हर हफ्ते डिस्कस करते हैं, तो इस हफ्ते हमारे पास डिस्कस करने के लिए कोई विशेष नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसके अलावा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिनको हम देखेंगे। चलिए देखते हैं आगे। अगली खबर है कोविड-19 के टेस्ट के बारे में। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने जितने भी मान्यता प्राप्त लैब थे, अस्पताल थे, जहां पर कोविड-19 का टेस्ट हो रहा था, उनकी जो दरें हैं उनको निर्धारित कर दिया है। अभी काफ़ी न्यूज़ में आप सुन रहे थे या आपने देखा होगा कि जितने भी लैब्स हैं, अस्पताल हैं, वो अपने मन मर्जी के हिसाब से मन माफिक पैसा वसूल रहे थे इन टेस्ट के लिए। लेकिन अब जो स्वास्थ्य विभाग है, इसने इनकी दरें जो हैं वो निर्धारित कर दी हैं। आइए देखते हैं क्या दरें हैं। कोविड के लिए एक टेस्ट होता है, वो होता है RT-PCR टेस्ट। RT-PCR टेस्ट आपने देखा होगा फ़ोटोज़ में, टीवीज़ में। तो इसमें एक पाइप या नली वगैरह कुछ पतला सा लेके आपके नाक में डाला जाता है और फिर वहाँ से सैंपल लेकर इसको एक RT-PCR मशीन होती है उसमें डाला जाता है और फिर वो टेस्ट करके मशीन आपको बता देगी कि आपका कोविड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो अगर आप इस तरह का अपना कोविड टेस्ट करवाते हैं तो उसके लिए दरें जो निर्धारित की गई हैं वो है 1200 रुपये। और अगर ये जो सैंपल है इसे कोई व्यक्ति
माफ़ कीजिएगा, इससे कोई व्यक्ति अगर घर पर आकर वो सैंपल लेता है तो वो अधिकतम 200 रुपये शुल्क ले सकता है। फिर एक और टेस्ट होता है जो होता है रैपिड एंटीजन टेस्ट। एंटीजन टेस्ट यानी कि जो एंटीबॉडीज़ होती है आपके खून में, ब्लड में, उसको ये टेस्ट करता है। एक छोटा सा पैकेट टाइप का होता है, आपने देखा होगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, आपके खून का एक नमूना लिया जाता है। इस खून के नमूने को ये जो मशीन आप देख रहे हैं इस पर रखा जाता है और फिर कुछ केमिकल्स वगैरह की बूंदें डालकर इसको तुरंत आप देख लिया जाता है कि आपका जो है एंटीजन वो कैसा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है कि नेगेटिव की तरफ जा रहा है। अगर ये कम हुआ, आपका एंटीबॉडीज़ आपके कम हो गए, तो आपको कोविड होने के खतरा या आपको कोविड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसकी दरों की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अधिकतम दर 900 रुपये रखी है और अगर कोई व्यक्ति घर पर आकर सैंपल कलेक्ट करता है तो वो अधिकतम 200 रुपये शुल्क ले सकता है। इसी के साथ ये जो पूरा दर है, इसके अंतर्गत आपको जो पीपीई किट होती है उसके भी चार्जेस और इसके अलावा जितने भी चार्जेस हैं वो सब इसके अंतर्गत ही आएंगे। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज मान्यता प्राप्त लैब और अस्पताल हैं वो आपसे नहीं ले सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में। नेशनल मेडिकल कमीशन का जो मुद्दा है ये वर्ष 2017 से चला आ रहा है, काफ़ी पुराना ये मुद्दा है। इसको हम देखते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन 64 वर्ष पुराने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान लेगा। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को अब समाप्त कर दिया गया है। ये जो नेशनल मेडिकल कमीशन है इस पर भारत के अंदर जो चिकित्सीय शिक्षा होती है, आप MBBS करते हैं या जो कोई भी ऐसी मेडिकल संबंधित या चिकित्सा संबंधित कोई भी आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसकी देख रेख और सिलेबस से लेकर हर एक चीज़ कौन निर्धारित करता है, ये निर्धारित करता था पहले काउंसिल ऑफ इंडिया। अब उसको समाप्त करके बना दिया गया है नेशनल मेडिकल कमीशन, जो अब ये सारे काम देखेगा। नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष के रूप में दिल्ली एम्स के जो ENT विभाग है उसके जो पूर्व विभाग अध्यक्ष थे डॉक्टर सुरेश चंद्र, उनको इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये जो नेशनल मेडिकल कमीशन है इसके 25 सदस्य होंगे और इस कमीशन में सदस्यों का चुनाव जो सरकार है वो करेगी। उसके लिए एक अलग कमेटी बनाई जाएगी जो इसके सदस्यों का चुनाव करेगी। पहले जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी इसे क्यों बंद कर दिया गया या इसे क्यों समाप्त कर दिया गया, इसकी अगर आप बात करें तो पहले ये एक काउंसिल थी, एक परिषद थी। इस परिषद में ज़्यादातर या सभी जो सदस्य थे वो कौन हुआ करते थे, वो डॉक्टर हुआ करते थे। इसके अलावा सारे लोगों का चयन जो था वो उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था, कोई सरकार उस पर नियंत्रण नहीं कर सकती थी। तो जो डॉक्टर्स होते थे उनकी जो कमेटी होती थी वही सब मिलकर इसके सदस्यों को चयन करते थे। फिर चूँकि इसमें सारे डॉक्टर हुआ करते थे तो यहाँ पर भ्रष्टाचार भी काफ़ी बढ़ गया था। अब ये जो कमीशन बनाया गया है तो जैसा कि मैंने बताया कि इसको चयन करने की जो भी प्रक्रिया होगी, इसके सदस्यों को चयन करने की जो प्रक्रिया होगी, उसके लिए एक सरकारी कमेटी बनाई जाएगी जो चयनित करेगी कि किस व्यक्ति को इस कमीशन में सदस्य रखा जाए और किसको नहीं रखा जाए। MCI जो पहले चल रही थी इस पर भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगे हुए थे। सबसे बड़ा जो आरोप था वो था 2010 में केतन देसाई प्रकरण में। इस प्रकरण में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, जब ये केतन देसाई प्रकरण हुआ था तो केतन देसाई उस समय जो MCI के अध्यक्ष हुआ करते थे, CBI ने जब इनके घर में छापा मारा था तो इनके घर से लगभग 20 किलो सोना और 80 किलो चांदी बरामद हुई थी। तो आप सोच सकते हैं कि भ्रष्टाचार का रूप कितना बड़ा रहा होगा उस समय। इन सब आरोपों की वजह से इसे समाप्त किया गया और नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया गया। इसके साथ साथ ये जो नया कमीशन बनाया गया है इसका काफ़ी सारे लोगों ने विरोध भी किया, विशेषकर डॉक्टरों ने, क्योंकि इसके तहत ये कहा गया है कि MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बावजूद जो डॉक्टर्स हैं उन्हें एक एग्ज़ाम को पास करना होगा, उसके बाद ही जो डॉक्टर हैं वो अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद हमने जब ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी उनके साथ हमने डिस्कस किया था ये 2018 में जब हम MPPSC के ऑफलाइन क्लासेस ले रहे थे उस समय। तो मैंने आप लोगों को शायद जो बच्चे सुन रहे हैं उनको याद होगा कि
हमने डिस्कस किया था कि मेडिकल एजुकेशन में हम कैसे नए रिफॉर्म्स ला सकते हैं, तो उसमें कहा गया था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि बहुत सारी ऐसी नर्सें हैं जिनको काफ़ी सालों का अनुभव है, जिनको काफ़ी सारा ज्ञान प्राप्त हो गया है, इतने सालों से वो डॉक्टर्स और इस फील्ड में काम कर रही हैं, लेकिन वो एक नर्स से हेड नर्स ही बन पाती है, वो डॉक्टर में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। लेकिन अगर हम कोई ऐसा सिस्टम ले आए जिसको अच्छा नॉलेज हो गया है, तो हो सकता है कि उस नर्स को अगर हम कोई एक हाथ कोई अच्छा एजुकेशन दे दें या कोई एग्ज़ाम उसका कंडक्ट करवा के उसको अगर हम डॉक्टर बना सके, तो ये हमारे यहाँ देश में जो डॉक्टर्स की कमी है उसको पूरा किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इन सारे पॉइंट्स को शायद इस नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा पूरा किया जाएगा, जिससे हमारे देश में जो डॉक्टर्स की कमी है उसको पूरा किया जा सके। इसी के साथ इसमें एक फाउंडेशन कोर्स की भी बात की गई कि जो लोग प्राथमिक उपचार या एक कोर्स को करने के बाद जो छोटे मोटे उपचार होते हैं उसको वो कर सकेंगे, उसकी वो प्रैक्टिस कर सकेंगे। इसका विरोध भी हुआ है कि इससे होगा ये कि बहुत सारे लोग जो छोटा मोटा कोर्स करके, जैसे कि हम जिनको हम झोला छाप डॉक्टर्स कहते हैं, तो इन झोला छाप डॉक्टर्स की एक तरह से बाढ़ आ जाएगी कि छोटा मोटा कोर्स करके हर व्यक्ति अपने नाम के आगे डॉक्टर या अपने आप को चिकित्सक घोषित करके अपनी अपनी दुकान खोल लेगा। इसकी भी संभावना बढ़ जाएगी। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। इसके लिए भी शायद सरकार ने कुछ सोचा होगा कि इसको कैसा रोका जाए। चलिए आगे आके जल्द इसका पूरा फुल फ्लैश पूरा डिटेल में आएगा तो हम इसको बहुत डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं फेम इंडिया योजना के बारे में। ये थोड़ा सा यूजान हो गया है, इसको आप PDF मिलेगा तो आपको सही हो जाएगा। फेम इंडिया योजना की बात करें तो फेम इंडिया योजना के तहत भारत में जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये फेम इंडिया योजना लाई गई थी। ये लाई गई थी वर्ष 2015 में। इसका जो द्वितीय चरण है उसके तहत महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, चंडीगढ़ यहाँ पर 670 और मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, पोर्ट ब्लेयर यहाँ पर 241 जो इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन हैं उनको स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। ये पूरी जानकारी हमें दी भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये जो फेम इंडिया योजना है ये कौन चला रहा है। ये चला रहा है भारी उद्योग मंत्रालय। ठीक है, तो इससे कभी कभी क्या होता है कि ऐसे आपको ट्विस्ट करके एग्ज़ाम्स में आपको MCQs दे दिए जाते हैं कि फेम इंडिया योजना के बारे में आपने पढ़ तो लिया लेकिन ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो आपको 4-5 ऑप्शन दिया जाएगा कि भाई ये पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आती है, भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है, या 2-4 और ऑप्शन दे दिया आपको गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो ऐसे ऑप्शंस आपको देके कंफ्यूज किया जाता है। चलिए अगला है पॉजिटिव पे सिस्टम जो RBI का आने वाला है। RBI इसे जनवरी 2021 में लागू करेगा। इसे लागू किया जा रहा है बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने के लिए। इसमें अब होगा क्या कि जो चेक जारी करने वाला व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई चेक जारी किया, मैंने आपके नाम पे एक चेक दिया आपको, तो उस चेक से संबंधित जो भी जानकारी है कि मैंने किस नाम से वो चेक दिया है, किस राशि का चेक दिया है, उस चेक का नंबर क्या है, किस तारीख का दिया है, ये सारी जानकारी मैं अपने संबंधित बैंक को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यानी कि व्हाट्सएप के माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से या जो भी उनका वेबसाइट होगा या जो भी उनका कोई ऐप होगा तो उसके माध्यम से जो अपना संबंधित बैंक है उसको मैं ये जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। फिर ये जो संबंधित बैंक है जब इसके पास ये चेक आएगा, जैसे मैंने आपको चेक दिया और आप जाके उस चेक को जब कैश कराएंगे या क्लियर कराएंगे, तो जो बैंक है उसको मैंने जो जानकारी दी है उसका और चेक का मिलान किया जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने आपको उससे संबंधित जब जानकारी अपने बैंक को दे रहा हूँ और मैंने चेक नंबर अगर गलत डाल दिया है तो हो सकता है आपका वो चेक क्लियर ना हो। ठीक, तो ये सारी चीज़ें, ये सिक्योरिटी सिस्टम इसलिए लाया गया है कि जो बैंकिंग धोखाधड़ी है उसको कम किया जा सके या उसको रोका जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है पिनाक मिसाइल सिस्टम के बारे में। पिनाक की हम बात करें तो ये DRDO ने पिनाक मिसाइल सिस्टम से संबंधित जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया गया है, यानी कि हम पिनाक मिसाइल सिस्टम को और ज़्यादा से ज़्यादा उसका निर्माण करने के चरण में आगे बढ़ गए हैं। पिनाक एक फ्री फ्लाइट आर्टिलरी सिस्टम है। इसकी जो रेंज है वो 37.5 किलोमीटर है और
44 सेकंड में ये 12 रॉकेट दाग सकता है। ये देखिए, जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये पूरा एक ट्रक ही है, ये पूरा पिनाक सिस्टम ही है। इसके अंदर ये देखिए, ये 12 रॉकेट्स लगे हुए हैं। ये 12 रॉकेट्स 44 सेकंड में ये एक साथ दाग सकते हैं। तो ये है हमारा पिनाक सिस्टम। ये आमने सामने की जो लड़ाइयाँ होती है उसमें काम आता है। और अगर पिनाक की मैं बात करूँ तो भगवान शिव के त्रिशूल का नाम है पिनाक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, इसको जब आपको PDF मिलेगा तो सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम खेलो इंडिया फिर से कार्यक्रम के बारे में। अभी लॉकडाउन की वजह से जितने भी खेल कार्यक्रम थे वो स्थगित कर दिए गए। फिर भारत सरकार ने खेलो इंडिया फिर से कार्यक्रम का पहला चरण लेके आया था। उसके तहत जो स्टेडियम्स थे और जहाँ पर जो हमारे खिलाड़ी प्रैक्टिस वगैरह करते हैं उन सभी को खोल दिया गया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो खिलाड़ी थे उनके लिए। अब इसके दूसरे चरण के अंतर्गत जो एथलेटिक्स हैं, जो पैरा एथलेटिक्स हैं, उनकी गतिविधियों को या उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चरणबद्ध तरीके से और सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ये जो सारे निर्णय लिए गए हैं, ये लिए गए हैं टोक्यो ओलंपिक को ध्यान पर रखते हुए। बहुत जल्द ही टोक्यो ओलंपिक होने वाला है। 2020 में होने वाला था, उसको स्थगित कर दिया गया है। अब ये 2021 में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है विश्व डाक दिवस के बारे में। विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। अगर मैं भारत में नियमित डाक सेवा की बात करूं तो ये 1766 में शुरू हुई थी। उस समय जो वॉइस रॉय थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग ने 1774 में पहला डाकघर कोलकाता में स्थापित किया था। इसके पहले भी हमारे यहाँ डाक सिस्टम हुआ करता था। राजा महाराजाओं के समय में आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जो होता था वो ट्रैवल करते हुए एक संदेश को दूसरी जगह तक ले जाया करता था। लेकिन ये जो हुआ करते थे, डाक जो सिस्टम हुआ करता था, ये सिर्फ और सिर्फ बड़े घरानों और राजा महाराजाओं के लिए हुआ करता था। बाद में वॉरेन हेस्टिंग ने डाकघर की स्थापना करके इसको आम जनों तक पहुँचा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वेबली स्कॉट रिवॉल्वर के बारे में। वेबली स्कॉट रिवॉल्वर की बात करूं तो वेबली स्कॉट रिवॉल्वर जो कंपनी है ये इंग्लैंड की एक कंपनी है। ये उत्तर प्रदेश के हरदोई में अपना उत्पादन आरंभ करेगी। इसने भारत की सियाल मैन्युफैक्चरर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। भारत में आर्म्स फायर यानी कि इस तरह के हथियार बनाने की ये पहली कंपनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हम बात करते हैं मिया रोज़ क्रैक के बारे में। मिया रोज़ एक युवती है जो इंग्लैंड की है और ये एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। इसने अंटार्कटिक के बर्फ़ पर पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन किया और इनकी तख्ती पर लिखा हुआ था, युवा पर्यावरण रक्षा के लिए संघर्ष करें। आपने सुना होगा ग्रेटा थनबर्ग के बारे में। ये भी एक युवती हैं, 15-16 साल की हैं और इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए काफ़ी सारा काम किया है, लोगों में जागरूकता लाई है, विशेष तौर से जो युवा हैं उनके लिए। तो जो युवा भी PUBG में उलझे हुए हैं या फ्री फायर खेल रहे हैं वो भी पर्यावरण के लिए काम करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे शिवांगी सिंह के बारे में। शिवांगी सिंह को राफेल के जो गोल्डन एरो स्क्वाड्रन है, जो राफेल चलाने वाली जो पूरी टीम है या पूरा इनका एक स्क्वाड बनाया गया है, एक पूरे सदस्य बनाए गए हैं, इसका नाम दिया गया है गोल्डन एरो। तो इस गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में अभी शिवांगी सिंह को शामिल कर लिया गया है। शिवांगी सिंह पहली भारतीय महिला बनेंगी जो राफेल उड़ाएंगी। इसके अलावा इन्होंने MiG-20 को भी उड़ाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हम बात करते हैं SP बालासुब्रमण्यम के बारे में। ये एक पार्श्व गायक हैं, कई भाषाओं में इन्होंने गाया था। 90 के दशक में ये काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं और काफ़ी प्रसिद्ध गानों को इन्होंने गाया है। चलिए यहाँ पर फिर गलत हो गया, इसको आप PDF वगैरह मिलेगा तो आ जाएगा, कभी कभी सिस्टम वगैरह की वजह से वो हो जाता है। ये हैं जसवंत सिंह। इनका भी 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 2014 में ये अपने घर पर ही गिर गए थे और तब से ये कोमा में थे, काफ़ी लंबे समय से ये कोमा में थे। अगर इनकी बात करूं तो ये अटल सरकार में वित्त, विदेश और रक्षा मंत्रालय में अपना दायित्व निभा चुके हैं। आगे हम बात करेंगे पहली प्रूडेंशियल डिबेट के बारे में। अभी अमेरिका में चुनाव होने हैं राष्ट्रपति के, तो वहाँ पर जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी प्रूडेंशियल डिबेट होती है, यानी कि आप
आमने सामने खड़े होकर ये डिबेट करते हैं कि हम देश के लिए क्या अच्छा करेंगे या क्या करेंगे अगर हम राष्ट्रपति बनते हैं, या हमने अपने पिछले कार्यकाल में अगर हम राष्ट्रपति रहें तो हमने क्या अच्छा किया और हम भविष्य में क्या अच्छा करने वाले हैं। तो इस प्रकार की वहाँ पे डिबेट चलती है। काफ़ी एक अच्छा सिस्टम है, लेकिन ये जो 2 पार्टी सिस्टम होता है उसमें ही काम आता है। 2 पार्टी सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो इसको हमने भी काफ़ी डिटेल में पढ़ा था जब हम पॉलिटी को पढ़ रहे थे। तो अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, यानी वहाँ द्विदलीय प्रणाली है। वहाँ पर 2 दल हैं, एक है रिपब्लिक पार्टी और दूसरी है डेमोक्रेटिक पार्टी। अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जो रिपब्लिकन पार्टी है उसके उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके उम्मीदवार है जो बाइडेन। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ऐसी डिबेट होती है, या आमने सामने खड़े होके एक दूसरे से डिबेट करते हैं, वाद विवाद करते हैं। इससे फिर जनता को पता चलता है कि किस व्यक्ति को हमें वोट देना चाहिए और किस व्यक्ति को नहीं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम है। हमारे यहाँ अगर मैं देश की बात करूँ तो हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है, कई सारे दल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे G20 की। G20 की समिट जो है वो नवंबर में होने वाली है, लेकिन इस बार जो G20 की समिट होगी उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा, और ये जो G20 होगा इसकी अध्यक्षता सऊदी अरेबिया करने वाला है। इस बार की जो थीम होगी वो होगी 21वीं सदी में सभी के लिए अवसरों को मुहैया कराना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हम बात कर रहे हैं INS विराट की। INS विराट एक युद्धपोत जहाज़ है। इसने 30 साल तक भारतीय नौसेना में अपनी सेवा दी, और ऑपरेशन जुपिटर और ऑपरेशन पराक्रम में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 3 साल पहले इसे हालांकि सेवानिवृत्त कर दिया गया था, इसे रिटायर कर दिया गया था। उसके बाद अभी एक कार्यक्रम हुआ, और इस कार्यक्रम में जो नौसेना अधिकारी थे उन्होंने अपने अपने अनुभव इस जहाज़ को लेकर साझा किए, और उसके बाद इस जहाज़ को गुजरात के अलंग के लिए रवाना कर दिया गया है। गुजरात के अलंग की अगर मैं बात करूं तो गुजरात का अलंग जो है सबसे बड़ा शिप डंप यार्ड है, यानी कि यहाँ पर जो बड़े बड़े जहाज़ हैं उनको लाया जाता है और उनको तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद इसमें से जो काम की चीज़ें होती हैं वो निकाल ली जाती हैं। उसके अलावा जो लोहा, स्टील और दूसरे धातु बनते हैं उनको दूसरी कंपनियों को या दूसरे उत्पादकों को बेच दिया जाता है। फिर उसके बाद वो उससे काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि हो सकता है कि आपकी टीवी बन जाए, गाड़ियाँ बन जाए, और इन तरह की चीज़ों में उसका प्रयोग किया जाता है, वो जो वहाँ से धातु प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हम देखते हैं भारत और जापान के बीच हुए अरब सागर में नौसेना अभ्यास के बारे में। तो इस प्रकार नौसेना अभ्यास हुआ भारत और जापान के बीच में ये अरब सागर में हुआ। ये देख सकते हैं, ये है अरब सागर वाला हिस्सा। ये इसका कुछ, हालांकि मुझे कुछ ऐसा स्पेसिफिक नाम नहीं दिया, और ये जो नौसेना अभ्यास वगैरह, माफ कीजिए, ये जो नौसेना अभ्यास वगैरह होते हैं इनके बारे में पूछा जाता है। तो इसकी पूरी एक लिस्ट बना साल के अंत में जब सारा करंट अफेयर्स इकट्ठा करेंगे तो एक पूरा सा लिस्ट अपन बना लेंगे कि कौन कौन से युद्ध अभ्यास किस किस के मध्य होते हैं और कौन कौन से हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है अर्मेनिया और अज़रबैजान के मध्य जंग के बारे में। अर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में जंग छिड़ गई है, दोनों तरफ से आक्रमण जारी है। अज़रबैजान और ये अर्मेनिया कहाँ पड़ेगा? भारत से अगर हम देखें तो इस तरह से हम जाएंगे तो ये है आपका अज़रबैजान, यानी कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और फिर ईरान से होते हुए हमें जाना है। अज़रबैजान और अर्मेनिया आपको यहाँ मिलेगा। अब इनके बीच में जो युद्ध है उसका कारण हम जान लेते हैं। इनके बीच में जो युद्ध है वो है नागोर्नो काराबाख नाम की एक जगह है, उसके अधिकार को लेकर इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। ये जो ऑरेंज वाले क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि ये जो है ये है विवादित स्थल नागोर्नो काराबाख, ये विवादित स्थल है। अज़रबैजान ये कहता है कि ये मेरा है और अर्मेनिया जो कहता है ये हमारा है। तो इस विवादित स्थल को लेकर लड़ाई चल रही है। उसी के साथ अगर हम देखें ये जो ब्राउन वाला हिस्सा है, ये जो ब्राउन वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है यहाँ पर ब्राउन वाला, ये जो हिस्सा है अज़रबैजान कहता है कि ये मेरा है, जिस पर अर्मेनिया की मिलिट्री का कंट्रोल है। जैसे कि हमारा
POK वाला सिस्टम है जो कश्मीर का हिस्सा है, जिसको पाकिस्तान ने अपने अधिकार में ले लिया है, अधिकरण में ले लिया है। तो उसी तरह से अज़रबैजान का ये वाला जो हिस्सा है, ये जो ब्राउन वाला आपको दिख रहा है, इस पर अर्मेनिया की जो सेना है उसने उस अपने कंट्रोल में ले लिया है। उसी तरह से ये जो येलो वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, तो ये जो येलो वाला हिस्सा है यहाँ पर, ये जो पीला वाला हिस्सा है यहाँ पर, ये एक अलग ही रिपब्लिक, ऑटोनोमस रिपब्लिक हिस्सा है। ये जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया है इन्होंने आर्मेनिया से, और इसको समर्थन देता है अज़रबैजान। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा क्षेत्रों को लेकर विवाद चल रहा है यहाँ पर, आपस में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप की स्थिति है। चलिए, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हालांकि कुछ मध्य प्रदेश से संबंधित हमारे पास कुछ खास डिस्कस करने के लिए नहीं था, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, और फिर जैसे ये हटेगी तो सरकार कई सारे कार्यक्रम और योजनाओं को लागू करेगी, तो उसके बाद फिर हम सारी योजनाओं और कार्यक्रमों को देखेंगे। इस लेक्चर से संबंधित आपको PDF चाहिए तो आप हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, फेसबुक से जुड़ सकते हैं, और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा MPPSC 2019 का नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएगा बहुत ही कम दामों में, और इसी के साथ 2020 की MPPSC की जो मेंस की क्लासेस हैं वो भी रेगुलरली चल रही हैं, बहुत ही नॉमिनल फीस में ये आपको अवेलेबल हो जाएंगी। इसके लिए भी आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।